हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू एरा अकेडमी, जहाँ पर हम तैयारी करते हैं नेट जेआरएफ की एजुकेशनल सब्जेक्ट में। और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पीजीटी एजुकेशन का, तो ये वीडियो वहाँ ही बहुत अधिक यूज़फुल है। साथ में अगर कोई लोग जो हायर एजुकेशन का पेपर दे रहे हैं एजुकेशन से या एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये वहाँ भी बहुत अधिक आपको काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, या फिर यूँ कहें एक सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हमारे रिसर्च जो हमारे यूजीसी नेट में है, वो क्या है? रिसर्च है, जिसमें सबसे अधिक प्रॉब्लम लोगों को होती है। तो हम शुरुआत करेंगे रिसर्च से। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, मेजरमेंट ऑफ नेचर ऑफ मेजरमेंट, मापन की प्रकृति। फ्रेंड्स, हम बहुत सारे सांख्यिकी विधियों का, स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग करके डाटा कलेक्शन करते हैं, और जिसका उद्देश्य होता है कि हम उसका विश्लेषण करके यानी एनालिसिस करके कुछ निष्कर्ष निकाल पाए। परंतु ये जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम, यह बिना मापन के संभव नहीं है। यानी कि किसी भी डाटा के लिए, रिसर्च करने के लिए हमें मेज़रमेंट की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, हमें मापन करने की आवश्यकता होगी। तो शुरू करेंगे कि हमारी शुरुआत कहाँ से होती है रिसर्च की? मेज़रमेंट से। फ्रेंड्स, मेज़रमेंट हम किसका करते हैं? वेरिएबल का। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि वेरिएबल यानी चर क्या होता है। तो कोई चर वह गुण या विशेषता है जिसमें समूह के सदस्य परस्पर कुछ भिन्न होते हैं। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम किसी समूह में, किसी ग्रुप में के लोगों का हम भार मेज़र कर रहे हैं, उनका वेट मेज़र कर रहे हैं, या फिर उनकी हाइट मेज़र कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो ग्रुप होगा इसमें जो हर सदस्य होगा, हर मेंबर होगा, उसकी जो हाइट होगी, उसका जो वेट होगा, वो इक्वल नहीं होगा, वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो यही क्या होता है, यही जो गुण या विशेषता है जिसमें परस्पर ग्रुप क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यही क्या कहलाता है? वेरिएबल या चर कहलाता है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, हम अगर देखें तो मेनली जो वेरिएबल्स हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल यानी गुणात्मक चर, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल यानी मात्रात्मक चर। चलिए वन बाय वन देखते हैं कि क्या होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल यानी गुणात्मक चर क्या होता है। गुणात्मक चर वे चर हैं जो गुण के विभिन्न प्रकारों को इंगित करते हैं। मतलब ये सिर्फ किसी के गुण को इंगित करते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम किसी ग्रुप में क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर हम केवल उसके गुण, जैसे उसके लिंग के आधार पर हमने महिला पुरुष कह दिया है, या छात्रों के उनके विषय जो लिया हुआ है, कला, विज्ञान और वाणिज्य, तो ये क्या होगा? उनके गुण होगा। तो इनके आधार पर हमने क्या किया, उनको ग्रुप में बांट दिया। तो ये हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल का जो मेन बेसिस होता है वो क्या होता है? गुण। वो किसी के गुण का अध्ययन करता है। जैसे कि हम किसी के काले, गोरे, लंबा, छोटा, है ना, इस हिसाब से, उससे इस गुण के हिसाब से हमने उसको कुछ समूह में बांट दिया। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल की। मात्रात्मक चर या क्वांटिटेटिव चर वे चर हैं जो गुण की मात्रा को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए किसी समूह के लिए परीक्षा प्राप्तांक, यानी कि यहाँ गुण की मात्रा बता रहा है। यानी कि यहाँ पर इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम किसी स्टूडेंट के ग्रुप में उनके अंक देखते हैं कि किसके अंक कितने हैं। तो ये क्या कर रहा है? वो मात्रा बता रहा है, गुण की मात्रा बता रहा है। दूसरा उदाहरण समझते हैं स्कूल में किसी समूह के लिए छात्र संख्या, कि मान लीजिए हमें 10 स्कूल लिए हैं, तो स्कूल क्या हो गया? स्कूल का हमने अध्ययन किया कि छात्र कितने, तो छात्र क्या हो गया? उनका एक वेरिएबल हो गया, और उनमें छात्रों की संख्या क्या हो गई? ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल, उनकी संख्या पर देखा हमने, मात्रा देखी, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब हम टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, बेसिकली जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है वो तो दो तरह के होते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल इन सतत चर, और दूसरा होता है डिस्क्रीट वेरिएबल इन असतत चर। कंटिन्यूअस वेरिएबल या सतत चर। सतत चर वे चर हैं जिनके लिए किन्हीं भी दो मानों के बीच का प्रत्येक मान धारण करना संभव होता है।
इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी का भार नापा या किसी की लंबाई नापी। तो किसी का भार मान लीजिए 4 हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, या किसी की भार किसी का 4 kg हो गया, किसी का 3 kg हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस भार के बीच में हम इन दोनों भार के बीच में प्रत्येक मान को निकाल सकते हैं। जैसे कि 4.5 kg निकाल सकते हैं, 3.5 kg भी हम निकाल सकते, 3.6 kg भी निकाल सकते हैं। यानी इन दोनों के बीच के प्रत्येक मान का धारण करना, या फिर यूँ कहें कि किसी का वेट कुछ भी हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 3.6 kg हो सकता है। तो ये क्या होता है, सतत चर होता है, जिनमें किन्हीं दो मानों के बीच में प्रत्येक मान को धारण करना संभव होता है। और सतत चर में के मापन में प्रयुक्त संख्याएं निकटतम संख्याएं होती हैं। मतलब यूँ कहें कि जैसे मान लीजिए हमने किसी का हाइट या फिर हमने वेट मेज़र किया 665 kg, तो हम लोग क्या करते हैं, निकटतम कर लेते हैं कि ये 3.7 kg के हैं। तो ये बिल्कुल क्या कह सकते हैं कि जो हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं वो एक तरीके से निकटतम संख्याएं होते हैं, ऑब्सोल्यूट नंबर्स नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार निकटतम ही लें, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हम उसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, यानी कि उसको निकटतम संख्या तक लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल असतत चर की। असतत चर को खंडित चर भी कहते हैं। यह वे चर हैं जिनके लिए किन्हीं दो मानों के बीच का प्रत्येक मान धारण करना संभव नहीं होता है। जैसे कि हमने उदाहरण भी लिया था इससे पहले कि हम अगर किसी का वेट करते हैं, नापते हैं, तो 3.5 या फिर अगर 4 है तो हम लोग 3.5 3.6 तक मेज़र करते हैं। यानी इसके बीच के 4 किलो आपका वेट है, उसके बीच का कोई भी भार माप सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपका डिस्क्रीट वेरिएबल यानी असतत चर में ऐसा करना मुश्किल होता है। उदाहरण से हम समझा सकते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए परिवार में बच्चों की संख्या का अध्ययन करना है, तो क्या उनकी संख्या 3/3.5 हो सकती है, 3.5 नहीं। वो क्या होगी, एक एब्सोल्यूट नंबर, यानी क्या होगा, पूर्णांक में संख्या होगी। तो यही क्या है, असतत चर है, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी वेरिएबल का एग्जैक्ट नंबर लेते हैं, ना कि हम लोग क्या करते हैं उसकी निकटतम संख्या लेते हैं। और इसमें क्या है कि एक पूर्णांक संख्या होगी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन में, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में, या समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी में अधिकांश जो चर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, असतत चर होते हैं। मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं, न कि कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। चलिए आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट और एस्पेक्ट है। जैसे कि स्टैंडर्ड टूल को ले लें हम। स्टैंडर्ड टूल, तो जब हम मेज़रमेंट करते हैं, मापन करते हैं किसी चीज़ को, तो जो हम मापन के लिए टूल यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है कि जो मापन करने वाला टूल है वो दो तरह के, एक स्टैंडर्ड टूल होता है और एक नॉन स्टैंडर्ड टूल हो सकता है। अब देखिए स्टैंडर्ड टूल क्या होता है, जैसे कि हम लोग मीटर यूज़ करते हैं कप नापने के लिए, लीटर मिल्क, या फिर हम लोग दूध या फिर तेल वगैरह नापने के लिए, थर्मामीटर हम लोग किसी का फीवर नापने के लिए, टेम्परेचर नापने के लिए। तो ये क्या एक स्टैंडर्ड टूल है, और ये जो स्टैंडर्ड टूल है वो जो मेजरमेंट का रिजल्ट है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है। जबकि जो नॉन स्टैंडर्ड टूल होते हैं वो जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि जो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते, इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू से जो हमें डाटा मिलता है वो किस तरह का होता है, वो डाटा होता है नॉन स्टैंडर्ड टूल। मतलब हम लोग इंटरव्यू भी यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, या परीक्षा भी करवाते हैं हम डाटा कलेक्शन करवाने के लिए। तो इस तरह के जो हमें डाटा कलेक्ट होते हैं, ये जो टूल यूज़ होते हैं, ये किस तरह के टूल है, नॉन स्टैंडर्ड है। और ये जो डाटा मिलता है हमें वो कैसा होता है, लेस एक्यूरेट। अगर हम स्टैंडर्ड टूल से कंपेयर करें तो इससे जो डाटा मिला वो लेस एक्यूरेट होता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमने किसी का साक्षात्कार दिया, तो हम क्या हो सकते हैं भाई, व्यक्तिगत भी कुछ इंटरव्यू हो सकते हैं कि हम अपना कुछ उसमें ऐड कर दें, या फिर हम परीक्षा के अंक, तो परीक्षा के अंक हमारे बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकता। यानी ये फिजिकल मेजरमेंट जो स्टैंडर्ड टूल से रिज़ल्ट मिलता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और जो नॉन स्टैंडर्ड टूल से रिज़ल्ट मिलता है, वो डाटा मिलता है, वो लेस एक्यूरेट होता है।
अब इस तरह हम जानते हैं कि मापन वास्तव में किसी व्यक्ति या वस्तु में विद्यमान किसी गुण या विशेषता का वर्णन करने की प्रक्रिया है। और ये किस तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट यानी हम उसके गुण का व्याख्यान कर सकते हैं, और एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट यानी उसके उन एस्पेक्ट्स को, उसके किसी गुण की मात्रा के भी वर्णन कर सकते हैं। अब देखिए, जो हम मेज़रमेंट करते हैं उससे कुछ स्तर होते हैं, मतलब हम जो मापन कर रहे हैं वो अलग अलग लेवल पे होता है, और बेसिकली ये 4 लेवल हैं, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के स्तर। पहला है नामित स्तर का मापन यानी नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। दूसरा है क्रमिक स्तर का मापन यानी ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। थर्ड है अंतरिम स्तर का मापन यानी इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट। और फोर्थ क्या है? अनुपातिक स्तर का मापन यानी कि रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो हम एक एक करके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके नेट एग्जामिनेशन के लिए हो, चाहे हायर एजुकेशन में आप दे रहे एग्ज़ाम, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये नामित स्तर का मापन। देखिए इसमें क्या होता है, यह मापन का सर्वाधिक निम्न स्तर यानी जो हम नॉमिनल लेवल पर मेजरमेंट करते हैं तो बहुत ही निम्न क्वालिटी का होता है। दूसरा है, इस प्रकार के मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी समूह को उनके किसी गुण विशेष के आधार पर कुछ भागों में वर्गीकृत कर देते हैं। यहाँ भी क्या है? गुण हैं। जैसे कि हमने क्वालिटेटिव वेरिएबल पढ़ा था ना, कि हम लिंग के आधार पर 2 भागों में लड़के लड़कियों में वर्गीकृत कर रहे हैं। तो ये नॉमिनल लेवल का ही मापन है, कि नामित स्तर का ही मापन कहलाएगा कि हम किसी के गुण के आधार पर कुछ भागों में बांट देते हैं। और देखिए, इन वर्गों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर्निहित क्रम, इनहेरेंट ऑर्डर नहीं होता है। मतलब कि अगर हम कहें कि लिंग हमने किया, लड़का और लड़की किया, तो ये एक दूसरे से क्या है? प्रभावित नहीं होंगे। लड़का लड़का ही रहेगा, लड़की होने से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इसको विभाजित करने में। अगला पॉइंट है कि नामित स्तर का मापन गुणात्मक प्रकार का होता है। जैसे मैंने बता ही दिया कि क्वालिटी के आधार पर, किसी गुण के आधार पर हम यहाँ पर मापन कर रहे हैं। अगला, इस प्रकार के मापन यानी मेजरमेंट में विभिन्न वर्गों के सदस्यों की गिनती की जा सकती है। मतलब कि हमने लिंग के आधार पर, हमने लोगों को लिंग के आधार पर बांटा, तो क्या हो गया? एक महिला हो गई और एक पुरुष हो गया। तो इसमें पुरुष कितने होंगे और महिला कितनी होगी, ये सदस्यों की संख्या हम बता सकते हैं। अगला पॉइंट है, प्रतीकों के साथ किसी भी प्रकार की गणितीय संक्रिया, जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं कर सकते। यानी कि हम क्या किए, हमने सिर्फ उनके गुणों के आधार पर कुछ भागों में बांटा है। हम इसमें कोई जोड़ या घटाना नहीं कर सकते, ना गुणा और भाग कर सकते हैं इन डाटा के साथ में। सिर्फ हम क्या कर सकते, काउंटिंग कर सकते, कितने लोग स्त्री हैं, कितने लोग पुरुष हैं। अगला है, इस स्तर के मापन में से प्राप्त परिणामों को केवल आवृत्ति विवरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने वही कहा कि आप जैसे 2 ग्रुप बनाए तो सिर्फ उसमें ये बता सकते हैं कि कितने, किसी समूह में कितने लोग हैं, यही सिर्फ बता सकते हैं। और उसके आधार पर क्या निकाल सकते हैं, या बहुलांक निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। कि मान लीजिए पुरुष सबसे अधिक हैं, तो अगर आपको बहुलांक पता होगा तो यहाँ समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं आगे ज़रूर बताऊँगी जब हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसीज में। तो अभी यहाँ समझ लीजिए कि बहुलांक क्या होता है, कि किसी समूह में किस गुण या किस समूह की सबसे बार आवृत्ति हुई है, मतलब कितनी बार। जैसे माना हमने 2 3 4 5 6 2 3 4 2, तो अगर हम कहें इसमें सबसे अधिक बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ, तो हम देखेंगे 2 सबसे अधिक बार रिपीट हुआ, तो ये क्या होगा, आपका बहुलांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलांक। तो इसी तरह कह रहे हैं कि अगर हम नॉमिनल स्तर का मेजरमेंट करते हैं, नामित स्तर का मेजर करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, केवल आवृत्ति विवरण कर सकते हैं कि किसी समूह में कितने लोग हैं, या निकाल सकते हैं उसके डाटा के आधार बहुलांक मोड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि किस तरह के गुण के सबसे अधिक बार रेपिटेशन, या किस तरह का गुण सबसे अधिक बार आया हुआ है। करते हैं सेकेंड, ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट यानी क्रमिक स्तर का मापन। देखिए,
पहला पॉइंट ये कहता है कि नामित स्तर से कुछ अधिक परिमार्जित यानी रिफाइंड होता है। यानी अगर हम बात करें नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट यानी नामित स्तर के मापन से कंपैरिजन करें क्रमिक स्तर के मापन को, तो ये कुछ ज़्यादा एक्यूरेट और रिफाइंड होता है यानी परिमार्जित होता है। यह मापित किए गए गुण की मात्रा पर आधारित होता है। मतलब कि यहाँ मात्रा हम कह रहे हैं, वहाँ हम क्या करते हैं गुण के आधार पे खाली कर रहे थे, लेकिन यहाँ मात्रा भी बता रहे हैं कि गुण की मात्रा कितनी है। दूसरा पॉइंट ये कि यह मापित किए गए गुण की मात्रा पर आधारित होता है कि हमने जो गुण मापा है उसकी मात्रा कितनी है। जैसे कि हमने उदाहरण ले लें कि मान ली बालकों की उनकी मानसिक योग्यता कितनी है, यानी कि हमने कुछ बालक लिए और उनकी मात्रा किसकी बताई मैंने कि उनकी मेंटल एबिलिटी कितनी है। मेंटल एबिलिटी मतलब हमने 4-5 लड़के ले लिए या फिर मतलब बच्चे ले लिए और उनके मेंटल एबिलिटी का मेजरमेंट किया, तो हमने क्या किया मात्रा बताया कि उनकी मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता कितनी है। तो इस तरह का मापन क्या कहलाएगा, ऑर्डिनल लेवल का। अब देखिए कि व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी समूह को उनके किसी गुण की मात्रा के आधार पर कुछ ऐसे क्रमबद्ध समूहों में या वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि हमने क्या किया, कुछ 10 बच्चों का समूह है, क्या है 10 बच्चों का समूह है और हमने उनका क्या किया मेंटल मेजरमेंट किया, मेंटल मानसिक योग्यता का अध्ययन किया और हमने देखा कि 10 बच्चों में सबसे अधिक किसकी है और उसको हमने सीक्वेंस से लगा दिया। ठीक है, तो एक सीक्वेंस से लगाया हमने कि सबसे ऊपर कौन है सबसे दूसरा। तो क्या किया हमने यहाँ गुण की मात्रा के आधार पर हमने क्या किया उनको कुछ क्रमबद्ध समूहों में बांट दिया है, क्रमबद्ध में। अगर बात करें अगला पॉइंट की कि गुण की मात्रा की दृष्टि से एक स्वस्पष्ट और अंतर्निहित क्रम होता है। स्पष्ट मतलब अगर हम गुण की मात्रा के पर देखो तो हम ये जान सकते हैं कि कौन सबसे अधिक किसी वो गुण मानसिक योग्यता किसमें ज़्यादा है और किसमें सबसे कम है। और क्या होगा ये अंतर्निहित क्रम में होगा। अंतर्निहित मतलब ये एक दूसरे से कम या ज़्यादा होंगे। जैसे कि ए वाला क्या होगा जो 1 नंबर पे हो दूसरे वाले नंबर से उसके अंतर मानसिक योग्यता ज़्यादा होगी और दूसरे वाले की मानसिक योग्यता तीसरे से अधिक होगी और तीसरे वाले की मानसिक योग्यता चौथे से होगी। यानी क्या है यहाँ ये एक दूसरे से इंटररिलेटेड है कि एक दूसरे का हम जब व्याख्या करेंगे किसी क्रम में, मान लीजिए आप ही क्लास में उनके मार्क्स कितने हैं, मार्क्स के आधार पर हम लोग क्या करते हैं उनकी मेरिट बताते हैं कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन क्लास में आया। ठीक है, तो अब उसके हम लोग व्याख्या करेंगे तो फर्स्ट कौन आया मोहन आया, सेकंड कौन है सोहन आया, थर्ड कौन आया गीता आई। तो हम ये कह देंगे कि मोहन क्या है सोहन और गीता से अच्छा है, दूसरा सोहन गीता से अच्छा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इंटर रिलेटेड है क्या, यानी हम व्याख्या करेंगे तो ये एक दूसरे से अंतर्निहित एक दूसरे से संबंधित है। अगला पॉइंट ये है कि यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न वर्गों के मध्य गुणों की मात्रा का अंतर समान हो। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हमने कहा ना कि हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकाल दिया, क्लास में बच्चे थर्ड आ गए, तो देखिए ये तो है कि ए क्या है जो मोहन या फिर जो पहले नंबर पर वो दूसरे वाले से ज़्यादा तेज है ना, और दूसरा वाला तीसरे वाले से ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है या उसकी मानसिक योग्यता ज़्यादा है। लेकिन इनके गुणों के मध्य की मात्रा का अंतर समान नहीं होगा। मतलब ये नहीं होगा कि इनके मान लीजिए 60 आ गए, मतलब प्रथम और द्वितीय कर दिया हमने, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सेकेंड आए हैं तो ये फर्स्ट वाले इसके आधा, इसका मतलब ये कहते ही नहीं है। इनमें जो अंतर होगा वो समान नहीं हो गए। अगर कोई स्टूडेंट 40 नंबर लाता है, दूसरा बच्चा 50 नंबर लाता है और 55 नंबर लाता है, दूसरा क्या लाता है 65 नंबर लाता है, तो हम क्या करते हैं क्लास में फर्स्ट किसको दे देंगे सबसे अधिक मार्क्स इसके हैं, सेकंड किसको दे देंगे इसको 55 वाले को, और 40 वाला क्या थर्ड दे देंगे। देखिए हमने यहाँ पर ये तो कह दिया कि भाई 65 मार्क्स पाने वाला प्रथम आ गया और दूसरा क्या होगा 55 नंबर लाने वाला सेकंड आ गया और 40 नंबर लाने वाला थर्ड आ गया। लेकिन आप देखिए अगर हम सिर्फ बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड की, तो ये तो हम कह सकते कि पहला वाला दूसरे से ज़्यादा अच्छा है पढ़ने में और दूसरा वाला तीसरे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि
देखिए ये सिर्फ क्या हो गया है, एक नंबर से ये सेकंड आ गया है और ये कुछ नंबर से थर्ड आ गया है, तो इनके मध्य का जो अंतर है वो समान नहीं है। ठीक है, बस यही बात है, गुणों की जो मात्रा का अंतर है वो समान नहीं है। इनकी रैंक में जो हमने इनको क्रम दिया है उसकी वो क्रम निर्धारित किया गया है, लेकिन उसकी मात्रा भी समान अंतर नहीं है। अगला ये है कि क्रमिक स्तर का यानी ऑर्डिनल लेवल का जो मापन होता है, प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की गिनती की जा सकती है। मतलब यही कह रहे हैं कि फर्स्ट आने वाले, मान लीजिए 4 ऐसे बच्चे हैं जिनके 56 आ गए हैं, ठीक है, तो हमने 56 वालों को क्या दिया है, नंबर 1 दिया है, फर्स्ट दिया है। तो अगर 5 लोगों के 56 आ गए हैं तो वो क्या करेंगे, उतने लोगों को हम कहते हैं फर्स्ट दे देंगे। तो अगर हम प्रत्येक जो स्तर है या प्रत्येक वर्ग में हम कितने लोग आए हैं उसको हम लोग सिर्फ गणना करते हैं, यानी कि व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक वर्ग में सदस्यों की गिनती की जा सकती है सिर्फ। गणितीय संक्रिया यानी कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसमें हम जोड़, घटाना, गुणा या भाग आदि करना संभव नहीं हो सकता। यानी जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसमें आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं कर सकते हैं, परंतु विभिन्न वर्गों की छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप लोग मार्क्स के आधार पर उनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यानी क्रम में आपने क्रम में लगा दिया है सिर्फ। अगला बात करें कि क्रमिक स्तर के मापन में परिणामों की को आवृत्ति विवरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तथा बहुलांक यानी मोड के साथ साथ मीडियन, क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थांक, दशांकों, डेसाइल्स, शतांकों, परसेंटाइल एवं श्रेणीवार सहसंबंध यानी रैंक ऑर्डर कोरिलेशन आदि सांख्यिकीय प्रविधियों की सहायता से विश्लेषण किया जा सकता है। मतलब ये कहने के मतलब कि अगर आपने जो डाटा कलेक्शन किया है वो ऑर्डिनल लेवल का है, ठीक है, यानी कि क्रमिक स्तर का अगर आपका डाटा है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, पहली बात तो कि हर स्तर में आप स्तर डिसाइड कर सकते हैं, स्तर के आधार पर उनको कुछ समूह में बांट सकते हैं, समूह में कितने लोग हैं ये मान सकते हो, ठीक है। अब जब आपने समूह में क्रम बनाया है 1 2 3 4 5 किया, ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे आप यहाँ पर इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपने क्या किया कि यहाँ पर आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, क्रम लगा लिया 1 2 3, क्या हो गया, ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 2 3 4 5 6 7 इनकी नंबरिंग क्रम कर लिया। तो इसमें पहली बात तो आप क्या कर सकते हैं, आपने हर क्रम में कितने लोग आए ये मेज़र कर सकते हैं। दूसरा मोड, किस मोड निकाल सकते हैं डाटा से, मोड कैसे कि किस समूह में सबसे अधिक लोग आए हुए हैं। दूसरा क्या निकाल सकते हैं आप, मीडियन निकाल सकते हैं कि इसका मध्य बिंदु कहाँ है ना। ये जो क्रम लगाया ना, तो क्रम, ये पूरे जो समूह है उसका क्रम कौन सा है, मीडियन पड़ेगा। क्वार्टाइल निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल निकाल सकते हैं इन डाटा से ऑर्डिनल लेवल के। डिसाइल निकाल सकते हैं और परसेंटाइल, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इन सभी हम सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं ऑर्डिनल लेवल के डाटा में। प्लीज़ इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से अगर सुन लीजिए और कोशिश करें कि आप इनको लिख भी दें, क्योंकि ये टू द पॉइंट है और एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको लगेगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है, लेकिन आप गलत होंगे, क्योंकि आप यूजीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी चेंज हो गया है, बहुत ही वो डीप में जा कर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब तक आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा, आपका आंसर कतई सही नहीं हो सकता। इसलिए आप प्लीज़ जो पॉइंट बताएंगे उसको फिर से आप पहुँच करके खुद ही पढ़ें। चलिए फिर अगला हम पढ़ते हैं इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट यानी आंतरिक स्तर का मापन। पहला पॉइंट ये है कि आंतरिक स्तर का मापन नामित यानी नॉमिनल और क्रमिक ऑर्डिनल लेवल के ज़्यादा परिमार्जित या रिफाइंड होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों से बेहतर होता है, इससे जो डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। आंतरिक स्तर का मापन भी गुण की मात्रा या परिणाम
पर आधारित होता है। यानी ये भी जो बताता है कि मात्रा को बताता है कि जिस हम गुण या विशेषता का मेजरमेंट कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, उसकी मात्रा को बताता है। परंतु इस स्तर के मापन में गुण की मात्रा को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि किन्हीं दो लगातार बिंदुओं के मध्य समान अंतर होता है। मतलब ये कि जैसे आपने ऑर्डिनल लेवल में पढ़ा था ना कि आपने कुछ क्रम में लगा दिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में लगा दिया था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड वाले के रैंक में तो एक अंतर है कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और इनके बीच का रैंक का अंतर सेम है। लेकिन क्या है, इनके अंक जो आएंगे ज़रूरी नहीं कि समान हो। अब 55 लाने वाला फर्स्ट आ गया, अगर एक नंबर 55 लाने वाला सेकंड आ गया, और अगर एक नंबर आएगा 56 आएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक नंबर से क्या हो जाए, रैंक बदल जा रही है। और तीसरा तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब हम इंटरवल लेवल पर मेजरमेंट करेंगे तो जो हम एक मात्रा निकालेंगे, इसको आप इस उदाहरण समझिए कि जैसे मान लीजिए छात्रों की उनकी गणितीय योग्यता के आधार पर प्राप्तांक प्रदान करना, आंतरिक स्तर का मापन। मान लीजिए किसी हमने मैथ्स में बच्चों का मैथ्स का टेस्ट लिया और उन बच्चों के अलग अलग नंबर आए, ठीक है, किसी के 40 आए, किसी के 50 आए, किसी के 35 आए, किसी के 30 आए, ठीक है। तो ये जो डाटा निकाला हमने, किसी के 25 आए, किसी के 55 आए, ठीक है। अब देखिए कि हमने इनके मापन कर लिया, इनके किस गुण का, मैथ में इनकी कितनी इनको आता है, इसका हमने मूल्यांकन किया। तो ये मात्रा में पहली बात तो है ना, गुण की मात्रा को व्यक्त करते हैं। यानी हम कहेंगे कि जो 50 नंबर लाने वाला बच्चा क्या है, अच्छा है, 55 लाने वाला बच्चा अच्छा है। तो देखिए अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो अंतर है इनके बीच में कि 40 के और 50 के बीच में 10 रहेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि 30, 35 और 50 के बीच में अंतर कितने का होगा, पूरे 15 का होगा। तो देखिए ये जो कह रहे हैं कि प्रदान किए जाने वाले अंकों की श्रृंखला में किन्हीं दो लगातार अंकों के बीच का अंतर समान होगा। मतलब अगर हम 45 के बाद 55 आता है तो इसमें अंतर इक्वल होगा, मतलब एक का ही अंतर। अगर 57 है तो इसके अंतर 2 होगा, यानी इसमें एग्जैक्ट हमारा अंतर क्या होगा, 2 अंकों के बीच के समान होगा। अगला पॉइंट देखिए, अंतरिम स्तर पर प्राप्त परिणामों के साथ जोड़ घटाने की क्रियाएं की जा सकती। यानी हमने जो डाटा कलेक्ट किया हुआ है इंटरवल लेवल के मेजरमेंट से, आंतरिक मेजरमेंट से हमने जो डाटा कलेक्ट किया उसके साथ, उस डाटा के साथ हम लोग जोड़ और घटाना कर सकते हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। इवन जो हमने अभी ऑर्डिनल लेवल पढ़ा था तो हमने मोड, परसेंटाइल, क्वार्टाइल भी यूज़ किया था, ठीक है। अभी तक जोड़ घटाना लेकिन नहीं किया था। लेकिन जब हम इंटरवल लेवल की यानी आंतरिक मापन करेंगे तो उसमें जो डाटा कलेक्ट उसके साथ हम जोड़ घटाने की क्रियाएँ कर सकते हैं, अभी भी गुणा और भाग नहीं कर सकते उसके साथ। अगला है, इस प्रकार के मापन में परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो अथवा वास्तविक शून्य का अभाव होता है। मतलब ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी के बच्चे का हमने मैथ्स में टेस्ट लिया था, ठीक है, ये हमने बच्चे का मैथ्स में टेस्ट लिया था और ये नंबर, तो मान लीजिए किसी बच्चे का उस टेस्ट में 0 मार्क्स आ गया, ठीक है। और इस 0 मार्क्स के आधार पर ये नहीं कह सकते बच्चा 0, उसको कुछ भी नहीं आता, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस मैथ्स के पेपर में जितना दिया गया था उसको वो नहीं आता, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चा मैथ में 0 है, उसको कुछ भी नहीं आता है। तो बस ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, सिर्फ यही कहता है कि इस प्रकार के मापन में परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो अथवा वास्तविक ट्रू जीरो का अभाव होता है। मतलब 0 का मतलब ये नहीं है कि पूरा 0 ही है, वो सिर्फ एक आभासी सा होता है, रियल नहीं होता है। अगला पॉइंट और आखिरी यह है कि इस तरह का मापन प्राप्त परिणाम सापेक्षित तो होते हैं लेकिन निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। मतलब ये कि जो हमने डाटा निकाला है, जो रिजल्ट निकाला है, वो क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिव कैसे हैं कि जैसे कि रिलेटिव क्यों है, क्योंकि हमने जो मान लीजिए हमने जो टेस्ट पेपर लिया, बच्चे को अगर वो पेपर आता है तो ठीक है, वो
कि भैया वो अच्छा कर लीजिएगा, लेकिन अगर उसको नहीं आया तो 0 मिलेंगे। तो ये क्या होगा, रिलेटेड हो गया, क्वेश्चन पेपर पर निर्भर होगी, वो अपने पर ही निर्भर नहीं करता है सिर्फ, ठीक है। तो यानी कि वो क्या है, ऑब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव। अगला दिन मान लीजिए हम एक और टेस्ट लेते, मान लीजिए एक और टेस्ट ले लेते हैं, तो उसमें बच्चे का आ गया ज़्यादा मार्क्स, जो बच्चा अभी तक 0 था मान लीजिए उसको 50 नंबर आ गया, तो क्या हो गया, अब देखिए बच्चा वही है और आज 0 की जगह 50 कैसे आ गए, यानी ये रिलेटिव हो गया, यानी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है उसकी मार्क्स कैसे होंगे। ये अपने आप में बच्चा जो उसका रिजल्ट हमेशा ऑब्सोल्यूट नहीं होगा कि जो उस बच्चे का 50 नंबर आए तो हमेशा 50 ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, आशा करती हूँ आपको समझ आया हो। चलिए अगला पढ़ते हैं। रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट, आनुपातिक स्तर का मापन। पहला पॉइंट है, मापन का आनुपातिक स्तर सर्वाधिक परिमार्जित होता है, मतलब जो आपका डाटा रेशियो मेजरमेंट लेवल का होगा, है ना, वो सबसे एक्यूरेट डाटा होगा, सबसे अच्छा डाटा माना जाएगा, और उससे जो आप कंक्लूजन एनालिसिस करके रिजल्ट निकालोगे बहुत ही अच्छा होगा। इस स्तर के मापन में अंतरिम स्तर के मापन यानी इंटरवल लेवल के मेजरमेंट के समस्त गुणों के साथ साथ परम शून्य और वास्तविक शून्य की परिकल्पना निहित है। मतलब जो हमने अब तक इंटरवल लेवल के मेजरमेंट में पढ़ा था, यानी अंतरिम स्तर के मापन में जितने भी हमने गुण पढ़े थे या जो भी कैरेक्टरिस्टिक, वो सभी क्या होंगे, रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट में होंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, परम शून्य होगा, यानी वास्तविक शून्य की संकल्पना यहाँ होगी। अब तक हमने इंटरवल में क्या कहा था कि शून्य का मतलब ये आभासी होगा, इसका मतलब ये नहीं था कि 0 बच्चा मैथ्स में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग मापन करते हैं और उसमें शून्य आता है तो इसका मतलब है कि उस शून्य क्या होगा, वो शून्य है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम किसी का हम हाइट मापते हैं, किसी का लंबाई नापते हैं, किसी का भार नापते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी की लंबाई 0 है तो इसका मतलब उसकी लंबाई 0 ही है ना। अगर मान लीजिए किसी का भार हम कह दें कि वो 0 kg का है तो मतलब उसका भार कुछ भी नहीं है। तो बस यही चीज़ है कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ 0 आ रही नापने में तो मतलब वहाँ पर 0 है। परम शून्य अथवा वास्तविक शून्य वह स्थिति है जिसमें गुण पूर्ण रूपेण अस्तित्वहीन हो जाएगा। मतलब यही कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर गुण की मात्रा को मापते हैं और उसमें मापन में हमको 0 प्राप्त होता है तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो मापन में गुण उसके अंदर 0 निहित है। और इस तरह का बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो फिजिकल मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि हम लोग किसी की हाइट नापता है, किसी का मेजरमेंट लंबाई नापते हैं, किसी का तापमान नापते हैं, तो इस तरह का जो हम लोग ये यूँ कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड टूल यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, उससे जो हमको मिलता है डाटा वो किस लेवल का होता है, रेशियो लेवल का मेजरमेंट होता है। चलिए अगला पॉइंट ये है कि आनुपातिक स्तर के मापन से प्राप्त परिणामों के साथ जोड़, घटाना, गुणा, भाग की चारों संक्रियाएं की जा सकती है। यानी इस डाटा के साथ आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कर सकते हैं। इस स्तर के मापन परिणामों को अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी मान लीजिए कि आपने जो डाटा निकाला है उसको अनुपात में भी लिख सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए हमने किसी का वेट मेज़र किया, ठीक है, वेट मेज़र किया और किसी का वेट कितना आया, 50 किलो आया और दूसरे का आया 40 kg। तो हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं, 50 का ए का और बी का, ये रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये आपका हमारा यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है पहला, और आशा करती हूँ कि जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया हो। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट्स नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप वीडियो को जहाँ भी समझ में ना आया हो उसको पॉज करिए और ख़ुद से पढ़िए, तो मुझे यकीन है कि आपको आ जाएगा। और हाँ, ये एक एक पॉइंट जो लिखे गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन पॉइंट्स में आपको एक भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट लिखिएगा कि आपको वो पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी। फिर भी अगर आप कमेंट नहीं लिखते हैं तो आप उसको दोबारा ज़रूर पढ़िएगा। और हाँ, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे।
चलिए ठीक है फिर, थैंक यू।